प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विक्रम फिर से उस वेताल को पकड़ने के लिए उसी शमशान घाट के अंदर गया जहां पर कि एक पेड़ के ऊपर वो उल्टा लटका हुआ था, क्योंकि 5 बार हो चुका था और विक्रम समझ गया था किसी न किसी कहानी से अंत में ये ऐसे मोड़ पर आकर कहानी छोड़ देता है जिससे कि मुझे जवाब देना ही पड़ता है। पर मैं क्या करूं? ये वेताल बड़ा तेज तर्रार दिमाग का है, ये मेरी कमजोरी को जानता है। पर खैर, उसे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था, तो फिर से उसने उस वेताल को पकड़ा, अपने पंजे में जकड़ा और चल पड़ा उसी योगी के पास जिसने की याचना की थी कि विक्रमादित्य, मुझे राजा नहीं विक्रम चाहिए, जो कि मेरे इस यज्ञ के अंदर, यज्ञ की पूर्णाहुति के अंदर, जो मेरी साधना का अंतिम दिन है, इस मुर्दे को मुझे चाहिए और वो तुम ही ला सकते हो। बस यही कारण था कि विक्रमादित्य बार बार उस मुर्दे बने वेताल को लेके आते थे। रास्ते में ऐसी कुछ कहानी सुनाता था वेताल जिससे कि महाराज विक्रमादित्य को बोलना ही पड़ता था। फिर से नई कहानी। विक्रमादित्य के कंधे के ऊपर वेताल अट्टहास करता हुआ बोलने लगा कि विक्रम, तू बहुत विचक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। सचमुच में तेरे जैसा नरपुंगव इस धरा के ऊपर कोई नहीं है। प्रत्युत्पन्नमति है, शूर है, वीर है। अरे, इंद्र भी तेरे से परास्त हो जाएंगे, तो मैं भला किस बात की। पर रास्ता तो तुझे तय करना है, तो चल आज एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। और वेताल कहानी सुनाने लगा। अयोध्या नगरी के अंदर वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। वीर केतु सचमुच में वीर था, पर राजा वीर केतु के नगरी के अंदर चोरों का आतंक इस तरह से था कि आए दिन चोरी होती थी, पर चोर पकड़ा नहीं जाता था। महाराज विक्रमादित्य ने अपने समस्त सैनिकों को बुलाया और सेनापति को भी बुलाकर कहा कि मुझे ये बताओ कि आज 2 महीने हो गए नगरी के अंदर आए दिन चोरी हो रही है, क्योंकि उस समय में नगर के प्रतिष्ठित कतिपय श्रेष्ठी वर्ग भी आया हुआ था और त्राहिमाम कर रहे थे, आए दिन हमारे घर में, हमारे दुकानों में चोरियां हो रही है। इसी बात के गुस्से से महाराज वीर केतु ने सभा बुलाई थी और बुरी तरह से जो रात के पहरेदार थे उनको डांट रहे थे, क्या तुम गश्त नहीं लगाते हो? आज 2 महीने हो गए पर चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, चोरियां हो रही है। ये भी नहीं पता है कि चोर अकेला है या उसकी पूरी कोई गैंग है। बुरी तरह लथाड़ने के पश्चात जब थोड़ा उनका गुस्सा शांत हुआ तो रत्नसेन नाम के जो नगर सेठ थे, राजा भी उनकी बहुत इज्जत करता था। रत्नसेन ने सभी श्रेष्ठियों की तरफ से कहा कि महाराज, यदि ये चोरी का क्रम रुका नहीं, क्योंकि आज तक हमने जो भी कष्ट से उपार्जित किया है वो इस तरह से लुटाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम सभी ने निर्णय लिया, यदि चंद दिनों में ये चोरी का क्रम बंद नहीं हुआ तो हम ये नगर छोड़ देंगे, कहीं किसी और नगर में जाकर हम बस जाएंगे। इतना कहना ही था कि महाराज को और ज्यादा अपने उन
रात को पहरेदारों के ऊपर गुस्सा आ गया जो कि गश्त लगाते थे। उन्होंने कहा शर्म की बात है, लज्जा की बात है, हमारे यहाँ पर नागरिक भी अब अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ो, आज के बाद ये जिम्मा मैं स्वयं लेता हूँ। सभी के मुंह से एक साथ निकला कि महाराज आप, हाँ, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित में अपना हित समझना है राजा का परम कर्तव्य होता है। और आज से उस चोर को पकड़ने का जिम्मा मेरा रहेगा। महाराज वीर केतु ने प्रतिज्ञा ले ली। इधर एक सुंदर कन्या सामने ही जो राजा का उद्यान था वहां की दीवार पे चढ़ गई और एक एक आम तोड़ने लगी। दीवार पतली थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपना तोल संभाला हुआ था। ये चोर वहीं पर आम चुराने के लिए आया था। जब इसने उस सुंदर कन्या को देखा तो देखता ही रह गया। कन्या ऊपर थी और ये नीचे था। आम तोड़ते तोड़ते इसका बैलेंस बिगड़ता है लड़की का और ये गिरती है, पर चोर उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है क्योंकि वो नीचे ही था। लड़की का ध्यान नहीं था। अपने आप को किसी के बाहों में सुरक्षित महसूस करके थोड़ी चैन की सांस लेती है। दोनों की आंखें मिलती है। किसी शायर ने बहुत सही कहा है दोस्तों, आंखों से आंखों का वास्ता ना होता तो तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता ना होता। किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता आंखें ही है। आंखें वो माध्यम है जो हमें किसी के हृदय के अंदर स्थापित कर देती है। दोनों की नजरें एक हुई। इस चोर ने कहा कि तुम्हें आम तोड़ना नहीं आता है। अच्छा, तो तुम मुझे आम तोड़ना सिखाओगे? हाँ, इस तरह से आम नहीं तोड़े जाते। अभी तुम गिर जाती तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाती। वो तो अच्छा है मैं नीचे था। इसने कहा ठीक है, मुझे ये 2 आम तोड़ दो। जबकि वो जमीन पे था, पर चोर के अंदर अद्भुत कला थी। उसने एक सीधी जंप मारी जैसे कोई आकाश में उड़ा हो और दोनों आम तोड़ के लेके आया। लड़की हतप्रभ होकर देखती ही रह गई। अरे वाह, तुम तो बड़े कलाकार हो, बड़े जादूगर हो। इतनी आसानी से तुमने जंप मार ली, जो कि दीवार से भी ऊपर। कैसे कर लेते हो? तुम्हें और आम चाहिए क्या? उसने कहा हाँ, उस डाली के ऊपर जो आम दिख रहे ना वो बहुत मीठे हैं, वो मुझे तोड़ दो। अब इसने अपने दोनों हाथों को नीचे किया और पैर ऊपर कर दिए और हाथों से उसने जंप मार के, जैसे स्प्रिंग कैसे एकदम से जंप मारती वैसे उसने जंप मारी और पैरों से ही वो दोनों आम तोड़कर वापस सीधा हो गया और लड़की के हाथों में वो दोनों आम रख दिए। लड़की तो देखते ही रह गई। उसने कहा तुम कौन हो? लड़की ने कहा मेरा नाम मनु है और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना सबसे ऊंची, वो मेरा घर है। मैं यहाँ के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं रत्नसेन, जो कि नगर सेठ है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अरे फिर तुम्हें इस तरह से फलों की चोरी करने की क्या जरूरत है? तुम तो आराम से खरीद सकती हो। इस लड़की ने कहा कि जो चोरी करने में मजा है, चोरी करके खाने में जो मजा है, वो भला खरीद कर खाने में कहाँ है। और मेरे घर में कोई फलों की कमी नहीं है, ढेर लगे पड़े हैं, पर ये जो मैं अपनी मेहनत से चुराती हूँ इसका मजा ही कुछ और है। उसने कहा हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, चोरी का मजा ही कुछ और है। इस लड़की ने कहा तुम कौन हो? तनिक सोचकर 2 सेकंड के लिए स्तब्ध हो गया, फिर भी इसने अपना परिचय छुपाया नहीं और इसने कह दिया कि मैं चोर हूं।
और चोरी करना ही मेरा काम है। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी आसानी से मेरे को आम लाला के दे रहे थे, चुरा के दे रहे थे? उसने कहा हाँ। क्या तुम मुझे इस तरह से पेड़ पर चढ़ना उतरना सिखा दोगे? तो मजा आ जाएगा चोरी करने में। उसने कहा हाँ जरूर। फिर कब? बस कल इसी समय हम यहाँ पर मिलेंगे। लड़की ने कहा ओके, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, करूंगी तुम्हारा। इसने भी कहा मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दोनों एक दूसरे से विदा हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे रात होने लगी। महाराज वीरकेतु अपना वेश बदलकर नगर के अंदर घूमने के लिए निकल पड़े। उनका हुलिया देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि महाराज वीरकेतु है, यहाँ के राजा। घूमते घुमाते विथियों में चलते हुए ये इस चोर के जहां पर ये चोरी करने जा रहा था उधर ही पहुंच गए। और छुपते छुपाते कहीं पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने वाले थे महाराज, तो इसने पकड़ लिया। इस चोर ने बोला कि चोरी करते हो, शर्म नहीं आती, कौन हो तुम? उसने कहा मुझे माफ कर दो, मैं इस नगर में नया नया हूं और चोरी करने के लिए आया हूं। तो इसने कहा कि घबराओ नहीं, मैं भी चोर हूं। मुझे तो लग रहा था कि इस नगर के अंदर सिर्फ मैं अकेला चोर हूं। सचमुच में आप अकेले ही हो, पर मैं तो बाहर गांव से आया हूं। कोई बात नहीं, अब हम दोनों मित्र हो गए, तुम भी चोर मैं भी चोर, चलो मिलकर चोरी करते हैं, एक से दो भले। उसने कहा हाँ ये ठीक है। और राजा ऐसा कहकर चोर के साथ हो लिया। उसने कहा चोरी करने के पहले एक जगह जाके आते हैं। उसी सेठ की लड़की के गवाक्ष में से ये दोनों एक बार देखकर जाने की सोच रहे थे। इस राजा ने कहा कि तुम यहाँ कहाँ? चोर ने कहा कि जब से इस लड़की को मैंने देखा है, बस तब से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं चोरी जो कर रहा हूं वो गलत है। काश यदि मैं चोर नहीं होता तो इस लड़की से मैं विवाह कर लेता। चलो चलो, बेकार की बातों में समय मत गंवाओ। राजा ने कहा हमें चोरी करनी है। और रास्ते में चलते चलते राजा ने कहा क्या तुमने कभी राजमहल में चोरी की है? उसने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं की, पर एक बार जरूर करूंगा। अभी तक क्यों नहीं की? क्या राजमहल में जाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए? मेरे लिए आसान तो बहुत कुछ है, पर राजमहल में मैंने पहले बहुत चक्कर काटे थे। पर राजा के सिपाहियों ने, जो कि भ्रष्ट है, आलसी है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, उनकी वजह से आज मैं चोर हूं। नहीं तो मैं भी सिपाही होता। वो कैसे? राजा के सिपाही भ्रष्ट? हाँ, उदाहरण ही देख लो ना। इस नगरी के अंदर मैं एक ही चोर हूं, पर ये इतने आलसी है। आज 2 महीने हो गए मैंने आतंक फैला के रखा है, पर ये मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। राजा ने कहा ये बात तो सही है। चलते चलते इस चोर ने कहा कि बस मेरा राजमहल भी नजदीक ही है, पहले हम मेरे राजमहल चलते हैं, तुम मेरे मित्र हो, कुछ तुम्हें खिला पिला देता हूं, फिर हम चोरी करने के लिए निकलते हैं। उसने कहा ठीक है। राजा उसके चोर के साथ में अलग अलग रास्तों से इसके घर पर पहुंचा। इसका घर सचमुच में छुपा हुआ था, जहां पर आसानी से कोई पहुंच ही नहीं सकता था। अपने घर पे आकर वो कहने लगा कि यही मेरा राजमहल है, और देखो आज तक मैंने, ये मेरी संपत्ति है, मेरी जमा पूंजी है। जगह जगह हीरे मानक मोती, नीलम पन्ने, सोना चांदी सब कुछ था। तुमने तो बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है। हाँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। बस राजा के अब मन में आया कि इसे मैं अभी पकड़ लूं और कह दूं कि मैं चोर नहीं, मैं राजा हूं। मन में विचार आना ही था। राजा ने आओ दिखाना था, क्योंकि राजा भी शूरवीर थे।
उन्होंने कहा, अपना साफा वगैरह निकाला और कहने लगे कि खबरदार, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तुम चोर हो, मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? नहीं, मैं चोर नहीं, मैं यहाँ का राजा वीर केतु हूं। प्रणाम महाराज। तलवार निकाल ली राजा ने, जो कि छुपा के रखी थी, और इसने भी अपना चक्कू निकाल लिया और दोनों के अंदर एक तरह से संग्राम छिड़ गया। ये चोर कम नहीं था, बलिष्ठ था, राजा को बराबरी की टक्कर दे रहा था। लड़ते लड़ते अचानक इसने भी तलवार निकाली, जो कि टंगी हुई थी दीवार से, और अब बराबरी की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तलवारबाजी करने लगे। राजा तो प्रशिक्षित थे, पर चोर भी कम नहीं था, हर दांव को निरस्त कर देता था। करीब आधे घंटे तक इनका युद्ध चलता रहा। आखिर चोर था, उसने अपना दांव चल दिया और राजा की तलवार जमीन पे गिर गई। राजा घबराने लगे। उसने तलवार राजा के गर्दन के ऊपर रख दी। तो चोर ने कहा, मैं चोर जरूर हूं, पर मैं निहत्थे के ऊपर हमला नहीं करता, और उसने अपनी भी तलवार फेंक दी। दोनों के अंदर अब द्वंद्व युद्ध होने लगा। राजा ने फटाक से जो रस्सी पड़ी हुई थी चोर की घर की, उसने रस्सी ली और चोर को बुरी तरह से बांध दिया और बोला कि देखा ना, राजा राजा होता है और चोर चोर होता है, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। बुरी तरह से बांधकर राजा खींचते हुए उस चोर को नगर के बीच में से लेके जाने लगे। इधर काफी समय हो चुका था। लड़की जो कि अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं वापस आम चुराने के लिए जा रही हूं, क्योंकि पूरी रात राजा ने इसके साथ दोस्ती की, इसके साथ खाया पिया, इसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, इसने आज तक कहां कहां से चोरियां की है, सब कुछ उसने ज्ञात कर लिया था। और वही समय होने आ गया था जो कि इस चोर को उसे सिखाना था लड़की को आम कैसे तोड़ते हैं, कैसे चुराते हैं। पर अब स्थिति बदल चुकी थी, चोर पकड़ में आ चुका था। राजा उसको बांध कर ले जाने लगा, तब इस लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं जा रही हूं उसी उद्यान के अंदर केरिया और आम चुराने के लिए। सेठ ने कहा कि बेटा, तुम कब सुधरोगी, अभी तुम बच्ची नहीं रही हो, हमारे यहाँ क्या कमी है, क्यों तुम इस तरह से करती हो? कि पिताजी, आज मुझे जो चोर है वो पेड़ पर चढ़ना और उतरना सिखाने वाला है, फिर तो मजा आ जाएगा और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं उससे बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगी उसके बारे में। तुम कैसे चोरों को दोस्त बना रही हो? तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? आज तुम्हारी माँ होती तो शायद तुम्हें बताती, पर तुम्हारी माँ चली गई, इसलिए तुम मेरा फायदा उठा रही हो। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेटा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। समाज में है हम लोग, समाज वाले क्या सोचेंगे? उसने कहा, समाज की चिंता मैं नहीं करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। इतने में राजा ने कहा, खबरदार, सावधान, अब चोर पकड़ा गया है। क्योंकि राजा उन श्रेष्ठियों की वीथी से निकल रहा था। आवाज सुनकर लड़की और उसके पिता दोनों बाहर आए। इसने जब देखा कि अरे ये तो वही चोर है जो कि मुझे आज सिखाने वाला है। रत्नसेन ने भी देखा तो एक व्यक्ति चोरों को बांधकर लेके जा रहा है। तनिक रुकने को कहा, चोर को भी देखा और उस व्यक्ति को जिसने चोर को पकड़ के रखा है, जिसने की वेशभूषा बदल के रखी थी, ध्यान से देखा। रत्नसेन जी ने तो पहचान गया, महाराज आप? महाराज ने कहा, वीर केतु ने कहा, हाँ मैं, प्रणाम महाराज। इधर ये लड़की जैसे ही उसने उस चोर को देखा तो उसको आलिंगबद्ध हो गई भरे बाजार में। कहने लगी, तुम कैसे क्या पकड़े गए, क्या हुआ? राजा भी देखते ही रह गए क्या हो रहा है।
उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो चोरी करना बहुत बुरी बात है और उसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है, इसलिए तुम भी आज से कोई आम वगैरह मत चुराना। लड़की उदास हो गई क्योंकि मन ही मन वो उसे अपना पति मान चुकी थी और अभी तो विवाह भी नहीं हुआ और उसके पहले ही जैसे उसके प्राण कोई निकाल के लेके जा रहा है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। इधर राजा राज दरबार के अंदर इस चोर को लेके आया और कहा कि इसकी सजा हम कल सुनाएंगे, काल कोठड़ी के अंदर इसे बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इस बीच ये लड़की मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। पिताजी पिताजी करते हुए इसे होश में लाया गया तो लड़की ने सब कुछ बता दिया कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, वरना मैं ज़िंदगी भर ऐसी रह जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। खैर, नगर सेठ के साथ साथ काफ़ी श्रेष्ठी वर्ग भी राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने निर्णय दे दिया था कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। नगर सेठ रत्नसेन जी ने कहा कि महाराज, आप इसे मृत्यु दंड मत दीजिए, इसे अर्थदंड दीजिए। आप जितना अर्थ, जितना पैसा इसके बदले में चाहते हो मैं स्वयं दे दूंगा, पर इसे मौत के घाट मत उतारिए। राजा ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, आखिर तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? रत्नसेन जी ने कहा कि मेरी इकलौती बेटी है और उसके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है और बेटी के सुख के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। चोर सुन रहा था, आप जितना पैसा चाहोगे मैं दे दूंगा आपको। चोर रोने लगा और तनिक सेकंड के अंदर ही हंसने लगा जोर जोर से। सभी विस्फारित नेत्रों से चोर की तरफ देख रहे थे। इतने में सेठ की लड़की भी आ गई जो कि सफ़ेद वस्त्रों में थी। उसने कहा कि महाराज, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, मैं इन्हें मन ही मन अपना वर मान चुकी हूं और मेरी इच्छा है कि एक बार मेरा इनसे विवाह कर दो, चाहे फिर उसके बाद आप इनको मृत्यु दंड दे दो। मैं जिंदगी भर इनकी विधवा बनकर रह जाऊंगी, फिर मैं कोई आग्रह नहीं करूंगी। राजा ने कहा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? चोर ने कहा, है। राजन, झूठे ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, तुमने भी वही काम किया है जो मैं करता हूं और तुम मेरे उस समय मित्र बने थे, तो मित्र के नाते कृपया जो मेरे मन में है वो बात आप सुन लीजिए। यदि आप मुझे मृत्यु दंड दे दोगे मैं हंसते हंसते सहन कर लूंगा, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की। पर मैं किस कारण से चोर बना? यदि मैं सिपाही बन जाता, सैनिक बन जाता, तो आज मैं चोर नहीं होता। क्या मेरा वो सपना आप दे सकते हो वापस? नहीं ना। यदि आप ऐसा भी कर सकते हो तो आपका दिगंत के अंदर नाम रोशन हो जाएगा, पर भला आप क्यों करोगे? आप भी उतने ही गुनहगार हो जितना मैं हूं, क्योंकि आप झूठे ही सही पर चोर तो बने ना। राजा ने कहा, वो तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए बना था। पर लड़की की बात सुनकर राजा ने कहा कि बेटा, तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम है और बस यही प्रेम मुझे निर्णय बदलने के लिए बाधित कर रहा है। मैं इसकी मृत्युदंड की सजा है जो समाप्त करता हूँ, इसे मृत्युदंड नहीं देता हूँ, एक छोटा सा दंड देता हूँ और वो दंड ये है कि सच्चे प्रेमी के आगे कोई भी रुकावट नहीं हो सकता। और मेरा दंड यही है कि मैं तुम दोनों का धूमधाम से विवाह कराऊं और आज से ये चोर चोर नहीं है, मेरे राज्य का सेनापति रहेगा। राजा का न्याय जबरदस्त था, सभी खुश हो गए। इधर वेताल ने कहा कि हे विक्रम, एक
इस कहानी के अंदर रहस्यमय घटना घटित हो गई। चोर को जब मृत्युदंड मिला तो रत्नसेन जो नगर सेठ थे, लड़की के पिता, उन्होंने कहा कि महाराज इसे मृत्युदंड मत दो, अर्थदंड दो। जितना अर्थ आप मांगोगे, जितना पैसा आप मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस समय ये चोर रोने लगा और तनिक समय के पश्चात ही हंसने लगा। ये क्या रहस्य है? तुम तो मनोगत भावों को भी जानने की ताकत रखते हो। कोई भी व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है तुम जान सकते हो। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्या रहस्य था उसके रोने में और हंसने में? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि बेताल सुन, जब श्रेष्ठी ने कहा कि इसको मृत्यु दंड नहीं देकर अर्थदंड दो, तो मैंने ये अनुमान लगाया है कि अर्थदंड इसे राजा के कोष के अंदर यदि मुझे समस्त संपत्ति भी डालनी पड़े तो मैं डाल दूंगा। ये सुनकर जो चोर था वो रोने लगा। यदि इसने सचमुच में ऐसा कर दिया तो मैं इस उपकारी का उपकार कैसे फेरूंगा? मेरी तो चमड़े की जूतियां भी बनाकर मैंने इन सेठ जी को पहनाई तो भी मैं इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह मैं इनके साथ कराना चाहता हूं क्योंकि मेरी बेटी इनको दिल दे चुकी है, इनकी हो चुकी है, अपना सर्वस्व इसके ऊपर न्योछावर कर चुकी है। हंसने का कारण ये था कि ये सोचने लगा होगा कि मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने आज तक कितने ही लड़के इसकी ज़िंदगी में आ गए होंगे पर किसी के लिए भी इसने विवाह करने की अपनी बात नहीं बताई। फलस्वरूप अपने भाग्य के ऊपर ये इठलाने लगा और इसको इसलिए हंसी आ गई। वाह विक्रम वाह, सचमुच में तुमने कमाल कर दिया। जो उसके मन के अंदर भाव थे वही भाव तुमने मुझे बताए, पर एक गलती तुम कर चुके और वो ये कि तुम बोल गए और तुम्हारे बोलते ही ये लो अब मैं चला। ऐसा कह के वेताल फिर से उड़कर उस शमशान घाट के उसी पेड़ के ऊपर जाकर लटक गया। दोस्तों, अब आगे वेताल कौन सी कहानी सुनाएगा ये तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।